डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के मिसलेनियस रिएक्शंस में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट तक अच्छे से समझ लिया था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस्ड, है ना। जेईई एडवांस्ड में क्लास क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं इसके ऊपर। तो पहले होता क्या है ये लिख लेंगे। देखिए, द कंडेंसेशन, जैसे ही कंडेंसेशन आता है ना, आप समझ जाए करो कोई बाई प्रोडक्ट निकलने वाला है ना। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में हमने वाटर रिलीज कराया था, केनिज़ारो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके बाद हमने पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा था, वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। एंड नाउ फोर्थ रिएक्शन इज क्लेजन कंडेंसेशन। तो देखिए, द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू ईस्टर्स or between an ester and a carbonyl compound, the condensation reaction between two esters or between an ester and a carbonyl compound within bracket, at least one member must be enolizable. At least one member must be enolizable, that is bracket continue रखिए, that is having alpha hydrogen, alpha hydrogen bracket close, in the presence of base such as RO minus, sodium salt of, or NaH, sodium hydride, or KH or sodamide, NaNH2, etc., to give beta keto ester, or beta diketone is called क्लेजन कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं? क्लेजन कंडेंसेशन। ये दोनों जगह कॉमन है, दो ईस्टर भी ले सकते हो और एक ईस्टर और एक कार्बोनाइल कंपाउंड भी ले सकते हो। पहले ईस्टर में देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा तो आप देखते हैं आंसर बता दोगे। सब कुछ सीखते हैं, सब है, मैकेनिज्म वगैरह सब देखनी है, पर ट्रिक जरूर होना चाहिए पेपर में जल्दी कैसे निपटना है। ठीक है, जैसे मैंने एक ईस्टर ले लिया CH3COOC2H5, ये क्या है? इथाइल एसीटेट। इसको अगर हम 2 मोल इसी के ले लीजिए, CH3COOC2H5, ये इथाइल एसीटेट है। अच्छा, ध्यान रखें जब आप ईस्टर ले रहे हो, ये जो RO माइनस, ये बड़ा रिस्की है। इसमें हमेशा याद रखना कि अगर आप ये वाला बेस ले रहे हो, इनके साथ टेंशन नहीं है, लेकिन ये बेस ले रहे हो तो ये R और ये पार्ट, ये R सेम होना चाहिए। अभी बताऊंगा कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको बेस लेना पड़ेगा C2H5O माइनस Na+, और सॉल्वेंट आप चाहें तो इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, जिसका ये है वही। कारण अभी बताऊंगा मैं आपको क्या है। तो अगर ट्रिक से सॉल्व करना है, एल्डोल की ट्रिक क्या थी? इधर से H2 और उधर से O निकाल के H2 हटाओ, खेल खत्म, डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। यहाँ की ट्रिक सुनो, इसमें लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से C2H5O और यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन, तो बनेगा बाय प्रोडक्ट C2H5OH। बाकी सब अटैच कर दीजिए, तो क्या बना देखो जरा, CH3CO और यहाँ का एक H और ये C2H5O निकल गया। ट्रिक लिख लेना, CH2COOC2H5 प्लस इथाइल अल्कोहल निकल गया। ये क्या बन गया आपका? देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा बीटा कीटो ईस्टर है कि नहीं? बीटा कीटो ईस्टर, समझ लो, बीटा कीटो ईस्टर। अब यहां से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये क्लेजन कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्लेजन कंडेंसेशन इज डन नाउ। ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इस कंपाउंड को। मैंने आपको बताया था टॉटोमेरिज्म में इस कंपाउंड में बड़ी स्टोरी है, हम सीखा है आप लोगों ने इसके बारे में। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन, अभी इसको मैं और कई अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो एग्जाम ट्रिक क्या है? इस रिएक्शन की एग्जाम ट्रिक क्या है? लीविंग ग्रुप ऑफ वन ईस्टर, ऐसे लिख लो, लीविंग ग्रुप ऑफ वन ईस्टर प्लस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अदर ईस्टर, ये आपके बनाएंगे बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट बनेगा इनसे, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। और रिमेनिंग पार्ट कंबाइन होके मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड रिमेनिंग पार्ट will combine to give, remaining part will combine to give what? Main product, to give main product.
बस दैट्स इट, दिस इज ऑल फ्रॉम क्लेजन कंडेंसेशन एज फार एज। अगर ये क्वेश्चन सिंपल जेई मेंस नीट में आ जाता है तो बस इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर यही थोड़ा सा घुमाया जाए या अंडरस्टैंड करना है तो इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। ठीक है, पहले आप ये इतना लिख लीजिए बेटा, फिर इस रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं। क्लियर है? नोट करो। नोट करिए इसको। अब देखिए क्लेजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन दो ईस्टर के बीच में भी हो सकता है और एक ईस्टर और कीटोन के बीच में भी हो सकता है। जरा वो भी वो क्रॉस्ड क्लेजन में देख लेंगे। चलो ठीक, तो इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। जो रिएक्शन हमने लिखी है सेम उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले जो आपने एक ईस्टर लिया हुआ है CH3COOC2H5, इसमें बेस वही डालना है C2H5O-। जो लीविंग ग्रुप है उसी के अल्कोहल का बेस लेना है। कारण है क्योंकि आपको पता है ये स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल भी बेस भी है। अगर आपने यहाँ का पार्ट अलग लिया है और ये अलग है तो नुकसान क्या होगा? अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना, सपोज अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना तो इसको डिपार्ट करवा देगा। तो अभी कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखो CH3COOC2H5 था, ये हटके लग गया, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रिएक्शन में। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बेस हमेशा उसी अल्कोहल का लीजिए जिसका लीविंग ग्रुप लगा हुआ है ईस्टर में। समझ गए? तो ये इसलिए ऐसा किया जाता है। मान लो आपने CH3O- लिया तो आपका ईस्टर ही चेंज हो जाएगा, बाकी रिएक्शन तो होगी या नहीं होगी। तो ये होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपका। तो दूसरा काम ये क्या कर सकता है? दूसरा काम ये कर सकता है कि भाई अगर न्यूक्लियोफाइल बनने से कोई फायदा नहीं हुआ तो शराफत इसी में है कि बेस बन जाओ। इससे कोई गेम नहीं है, इसलिए इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये भी एक इक्विलिब्रियम सेट रहता है, लेकिन आपके कंपाउंड का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देखो साइंटिस्ट जब रिएक्शन कराने जाता है तो उसके माइंड में एक फ्रेम होता है, एक सेट होता है कि मुझे ये बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे रिएक्टेंट्स लेने होते हैं। तो अब इस H को ये बेस हो गया, ये वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इस H को निकाल लेगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और बहुत ज्यादा पीछे भागती है, अभी बताऊंगा क्यों। तो ये आपका बनेगा CH2- COOC2H5, ये कार्बेनियन बन गया, प्लस लीविंग आपका C2H5O, ये कार्बेनियन है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखो एल्डोल में भी कार्बेनियन बनता है, क्यों? एल्डोल में भी कार्बेनियन बनता है, इसमें भी कार्बेनियन बना है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसको जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी जैसे एल्डोल में मिल जाती है, क्योंकि एल्डोल का कार्बेनियन ऐसा होता है, आपको एक बार रिफ्रेश कर दूं मैं, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट एल्डोल जैसी ही है। तो इसके कार्बेनियन को रेजो स्टेबिलिटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस कार्बेनियन की रेजो स्टेबिलिटी में ऑब्जेक्शन है इधर से। समझ रहे हो कि नहीं? रेजो स्टेबिलिटी में ऑब्जेक्शन है, मिलेगी रेजो स्टेबिलिटी, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं जितना कि आपका इसमें मिल रही थी। समझ रहे हो? OC2H5 स्टेबल होता है बट नॉट दैट मच। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर इस हाइड्रोजन के एसिड स्ट्रेंथ को हम एस्टल्डिहाइड से कंपेयर करें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप डिमांड करता है इस कार्बन से और ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। यहाँ पे भी ये कार्बोनाइल ग्रुप डिमांड कर रहा है कार्बन से, लेकिन उसकी डिमांड को ये लोन पेयर पूरी कर रहा है, इसलिए ये दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस। इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन में इस हाइड्रोजन का रिमूवल इस क्लेजन कंडेंसेशन में इस हाइड्रोजन के रिमूवल से आसान। समझ रहे हो कि नहीं भाई? साइंटिफिक बातें मैं कर रहा हूं, उसको आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो क्लेजन कंडेंसेशन में जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप, ये रिवर्सिबल है और आगे जाने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि जो आपका एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको निकालने में ही दिक्कत होती है। ठीक है, क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, लेस एसिडिक? क्योंकि कार्बोनाइल जब इसको डिमांड करता है हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए सॉरी, उस डिमांड को यहां से ये जो बॉस बैठे हैं ना लोन पेयर रेजोनेंस पे पूरा कर देते हैं। क्यों कहेगा इतनी मेहनत करो, छोड़ो कहेगा। ठीक है, तो वीक एसिड है। ओके, तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो आपका CH3COOET, ये दूसरा ईस्टर है, बिल्कुल एल्डोल जैसी मैकेनिज्म का फील आएगा। और ये जो कार्बेनियन आपने बनाया है ऊपर जैसे तैसे, CH2 जैसे तैसे, क्यों? समझ गया ना? राजी नहीं बनने को।
अब ये रिएक्शन, ये स्टेप भी खतरनाक है। क्यों बोलो? क्योंकि ये भी पीछे भागती है, रिएक्शन बड़ी डेंजर है। ये पीछे क्यों भागती है? सुनो, यहाँ अटैक क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा प्लस चार्ज है। मैंने आपको बताया था अटैक जब आप करा रहे हो, ध्यान से सुनना, अटैक जब करा रहे हो तो फिर आप जो रिएक्शन, यहाँ क्राउडिंग कम होनी चाहिए, प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो क्राउडिंग तो है ही है, और प्लस चार्ज को भी ये रेजोनेंस से न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसलिए रिएक्शन देखो उधर आगे जाती ही नहीं, पीछे ही भागती जा रही है। तो इसको आगे ड्रैग करना कैसे पॉसिबल है? देखो CH3CO माइनस, ये क्या है? OET, CH2CO OET। अब होता क्या है बेटा, जब ये वापस आता है तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। सुनना ध्यान से, अगर ये निकल गया, इसका निकलना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब इस पे माइनस आएगा तो उसको रेजो स्टेबिलिटी मिलेगी। जब ये निकल जाएगा तो रिएक्शन बैक हो जाएगी। मतलब अगर ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप K2 K-2 है, अगर तो ये निकला तो K-2 फॉलो होगा, और ये निकला तो K2 फॉलो होगा। हम आगे की तरफ बढ़ना जारी रखेंगे। तो आपका अगला स्टेप K2 से हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्या बनेगा बताइए, है ना? K2 से ये, सॉरी K2 यहाँ K3 आएगा, ये यहाँ K3 आएगा, है ना? K2 से आगे ये आगे बन रहा है ना, तो सॉरी ये K3 और K-3 होगा। मतलब कहने का कि अगर ये हुआ तो K-2 पीछे, और ये हुआ तो K3, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, रिएक्शन आगे बढ़ गई तो क्या प्रोडक्ट बन गया? देखो CH3CO CH2 CO OET, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, इथाइल एसीटेट। नोट कर लीजिए, ये बेटा बिल्कुल एल्डोल जैसी मैकेनिज्म है, कोई भी टेंशन नहीं है रिएक्शन के अंदर। हाँ, लेकिन आपको मालूम है कि इसमें टॉटोमेरिज्म होता है। तो ये जो बेस है ना आपका, अब देखो इस रिएक्शन को आगे कौन खींचता है? जो बेस आपने लिया है, ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, तो इस H को निकाल ले जाएगा और आपका इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा CH3। ये फिर निकालेगा, कार्बेनियन आएगा CO, देखो CH माइनस CO OET। बाद में ये अगर ये इधर ही जाएगा, क्योंकि इधर वाले पे रेजोनेंस की वजह से ब्लॉक है, तो क्या बन गया? आप यहां तक भी समझ जाए तो बहुत है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। O माइनस डबल बॉन्ड बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म कैसे होता है? OET, और अब O पे माइनस आया तो ये जो ET वो माइनस इस H को ले गया था वो लौटा देता है। तो क्या बन जाएगा? दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस डियर स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए बस। तो क्या बन गया? जिन बच्चों को सिर्फ जेईई मेंस और नीट वाले जो बच्चे हैं उनको इतनी मैकेनिज्म की टेंशन नहीं लेनी है, जेईई एडवांस वाले बच्चों को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, जेईई एडवांस के किसी बच्चे को अगर जिसका ड्रीम भी है कि मुझे IIT जाना है, तो वो ड्रीम में भी मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करता रहे, छोड़े ना, छोड़ेगा तो निबट जाएगा। ट्रिक व्रिक से मेंस और नीट तक काम चल जाता है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। इनॉल बनाना सिखा दिया गया, और जो इनॉल का फॉर्मेशन है, ये आपने देखा, यही रिएक्शन की सक्सेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसका इनॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। तो इसको नोट करो पहले आप मैकेनिज्म को। वैसे आपका प्रोडक्ट यही बन गया था, लेकिन बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होता ही होता है। तो ये मैंने बता दिया इनॉल कैसे बनता है। इसका इनॉल जो है फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? अब लिखिए नोट, मैकेनिज्म नोट हो गई, पूरा लिख लिया आप सबने। मैकेनिज्म लिखने के बाद नोट पॉइंट लिखेंगे सभी बच्चे, नोट पॉइंट लिखिए। इसमें आप एक चीज अगर ध्यान से देखो तो आपका C2H5O माइनस जो है ना, C2H5O माइनस आके H ले जा रहा है, इथाइल अल्कोहल बना रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ सबसे पहले नोट पॉइंट 1 लिखिए, इफ RO माइनस Na प्लस मतलब सोडियम एल्कोक्साइड is used as a base, if sodium alkoxide is used as a base in this reaction, if sodium alkoxide is used as a base in this reaction, then the substrate, ये substrate है आपका reactant, the substrate must have
एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बेनियन बनाने के लिए और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ये इनॉल बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपके ईस्टर में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और आपने बेस RO माइनस लिया है तो क्लेजन कंडेंसेशन नहीं होगा, लिख के रख लो, है ना। रिवर्सिबल ही रहेगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगा और रिएक्शन की सक्सेस इसी पे है क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। यहां तक तो रिवर्सिबल था, नोट कर लीजिए क्या लिखा है। इफ RO minus Na plus is used as a base, then the substrate that is ester taken must have at least 2 alpha hydrogen, इस बात का ध्यान रखिएगा, must have at least 2 alpha hydrogen। ठीक है भाई, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद however if a strong base such as NaH, KH, सोडामाइड, अगर आपके ईस्टर के पास एक ही हाइड्रोजन है तो इनको यूज कीजिए। however if a strong base such as NaH, KH, NaNH2 etc. are used, then 1 अल्फा हाइड्रोजन इज सफिशिएंट। जस्ट कार्बेनियन बन जाए तो पर्पस पूरा हो जाएगा। 1 अल्फा हाइड्रोजन इज सफिशिएंट, 1 अल्फा हाइड्रोजन इज सफिशिएंट। यार K1 करो इसको जरा, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप है ना, तो कार्बेनियन बना था वो छोड़ दीजिए। K1 K-1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा K2, सेकेंड स्टेप K-2। ठीक है, तो जो यहाँ पे भी देखो पीछे जाना है तो K-1 हो जाएगा और आगे जाना है तो K2 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि वो जो कार्बेनियन बनने की स्टेप है उसको साइड में रखिए, ये एक्चुअल मैकेनिज्म। ठीक है, समझ गए, तो ये नोट कर लीजिए क्या लिखा आप लोगों ने। हाउएवर इफ NaH, KH, NaNH2 etc. If a strong base such as NaH, KH, NaNH2 etc. are used, then 1 alpha hydrogen in ester is sufficient because the first step of the mechanism, ये वाली, because the first step of the mechanism, इसको लिख देना first step of the mechanism, that is attack of first step of mechanism। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, then ऐसे लिखिए formation of carbanion, then देखिए then formation of carbanion is irreversible। ठीक है, ऐसे लिख लो, then formation of carbanion is irreversible, क्योंकि strong base है ना, formation of carbanion is या इनोलेट इज जो फर्स्ट स्टेप है, अगर उसको मैं फर्स्ट स्टेप में काउंट नहीं करता हूं, अदरवाइज अगर आप इसको फर्स्ट स्टेप मानते हो, देखो ध्यान से, अगर इस स्टेप को फर्स्ट स्टेप मानते हो, मैं आपको बताता हूँ, वो अपने ऊपर है। जैसे इसमें हमने मान लो NaH डाल दिया, तो NaH से बेस क्या मिलेगा, H-। ये H- इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि भले ही वीक एसिड है लेकिन इस H को आराम से निकाल के, ये अगर इसको अगर फर्स्ट स्टेप मानते हो तो बेटा फिर इनको सेकंड करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, अपनी समझ के लिए आप लिख सकते हो। अगर वो फर्स्ट स्टेप है तो ध्यान रखना फिर आपको यहाँ फिर वही पुराना मॉडिफिकेशन लेके आना पड़ेगा, ये आपका K-2 अगर ये फर्स्ट स्टेप लेके चलते हो। ठीक है, और अगर यहाँ से फर्स्ट वैसे है तो ये भी मैकेनिज्म का पार्ट ही, तो चलिए इसको फर्स्ट, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, बस यहीं पे फायदा हो जाता है, CH2- COOH और आपका H2 निकल गया। अदरवाइज जब एल्कोक्साइड लोगे तो स्टेप रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल भी ऐसी कि आगे जाने को तैयार नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम ये होने लगती है कि फिर आपके रिएक्शन को का जो फ्रूट है वो पुअर आता है। समझ गए, तो बस इसमें पॉइंट आपको याद रखना है सभी लोगों को कि अगर आप RO- जैसा बेस लोगे तो ध्यान रखना आपके ईस्टर के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, JEE एडवांस में इंटीजर आ सकता है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे जैसे NaH, KH, NaNH2 तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन सफिशिएंट है। ठीक है, ये एक स्पेशल पॉइंट है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है? अब लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ईस्टर है RCOOR डैश, मान लो ये ईस्टर है, और इसमें अगर आप लोग
रिएक्शन करा रहे हो RONA की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये R और ये R सेम होना चाहिए। क्यों मैंने अभी सिखाया था, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। हमारे को इसको बेस की तरह यूज करना है, यहाँ का H हटाने के काम में आता है ये RCH2, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हटाने के काम में आता है। अगर आपने अलग ले लिया तो ये यहाँ से इसको भी एक्सचेंज करना शुरू कर देगा और आपका सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट लिखिए, इफ RONA मतलब सोडियम एल्कोक्साइड इज यूज्ड एज अ बेस, then R of this base and R of leaving group of ester must be same. R of leaving group of ester must be same. ये पॉइंट आप सभी बच्चों को आना चाहिए। जैसे अगर आपने ये लिया है फॉर एग्जाम्पल CH3CO C2H5, तो आप रिकमेंडेड बेस क्या होगा, C2H5O -Na. दिस इज रिकमेंडेड बेस, यही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना भी और ये निकल भी गया तो आपके पास जो ईस्टर बनेगा वो वही होगा जो पहले। तो आपके ईस्टर का ऐसा ना हो जाए कि हमारा ईस्टर ही चेंज हो जाए, समझ रहे हो। जबकि अगर इसमें आपने सपोज CH3ONA ले लिया तो ये आपका ईस्टर बदल जाएगा, और जब ईस्टर बदल जाएगा तो प्रोडक्ट भी बदलेंगे। एक ईस्टर में तो ये लीविंग ग्रुप है, लेकिन दूसरे ईस्टर का तो ये पार्ट सस्टेन करता है ना। मैं आपको डायरेक्ट एक बताता हूँ, देखो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रूट है और ये सेकंड रूट है। क्या किया था आपने, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से इसको देखो कि अगर आपने CH3COO ये लिया और बेस आपने लिया था क्या, C2H5ONA माइनस प्लस। अब शॉर्ट ट्रिक से बनाओ प्रोडक्ट, इसके 2 मोल लेने हैं। 2 मोल कैसे लेने हैं, CH3COO-C2H5, ठीक है। इसका H और ये C2H5 वो हटा दो, प्रोडक्ट क्या आएगा CH3CO और क्या आएगा CH2CO-OC2H5, ये और इथाइल अल्कोहल बाई प्रोडक्ट निकल गया। ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने गलती से भी CH3O -Na+ लिया तो ये प्रोडक्ट बन भी सकता, लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये बन सकता है, ऐसा नहीं है ये जाके इसके H को निकाले और फिर रिएक्शन हो जाए, बट यील्ड ड्रॉप हो जाएगी, है ना। यील्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट विल ड्रॉप। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको क्यों ड्रॉप होगी। ये ऐसे एक्सचेंज कर लेगा क्योंकि दूसरा जो प्रोडक्ट पैरेलली बन जाएगा इसमें, और प्रोडक्ट कौन सा होगा मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखो। कई बच्चे उसको समझ गए होंगे, CH3CO-COOCH3। अगर बेटा इसने इसको एक्सचेंज कर दिया और ये यहाँ आ गए तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाला कैसे बनेगा, समझ रहे हो। तो इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना है, मिस न करें इस पॉइंट को, ठीक है। ये बात आप सभी को अच्छे से ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट समझने के लिए बातें हैं कि कौन सा बेस लेना है। NaH वगैरह लेंगे तो ये सब टेंशन नहीं है, बट एग्जामिनर भी महान है ना, एग्जामिनर तो आपको इन्हीं में फंसाएगा, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी का इशू, तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है भाई। चल अब देखिए क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन। जैसे क्रॉस्ड एल्डोल पढ़ा था, मैकेनिज्म बिल्कुल एल्डोल जैसी है, जैसे क्रॉस्ड एल्डोल पढ़ा था वैसे क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए क्लेजन कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट ईस्टर, क्लेजन कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट ईस्टर्स और बिटवीन एन ईस्टर, क्लेजन कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट ईस्टर or between an ester and a ketone and a carbonyl compound to give mixture of 4 different products, ऐसे लिख लीजिए, to give mixture of different products is called crossed Claisen condensation। एल्डोल याद है,
एल्डोल में जो क्रॉस एल्डोल कराया था तो बिना स्टीरियो केमिस्ट्री के 4 एल्डोल और उसके डिहाइड्रेशन से 4 इन आपके जो अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बने थे। सेम स्टोरी यही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं साहब हमें इतना सारा मिक्सचर नहीं चाहिए, कम करो ये प्रोडक्ट्स, तो आप क्या करोगे, वहां क्या किया था, एक कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो यहाँ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस the complications or number of products, one non-enolizable partner can be taken, that is the reactant having no enolizable ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज प्रोडक्ट हैविंग नो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। मैं बताता हूँ किनके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो PHCO OET इथाइल बेंजोएट, बेंजीन में कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, बताइए आपको। इथाइल बेंजोएट नेम लिखते जाना, इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। CO OET डाइथाइल ऑक्सलेट नेम भी लिखते जाइए, इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। इसके अलावा और बताता हूँ, देखो जैसे डाइथाइल कार्बोनेट, आपको मालूम है फॉस्जीन की बोतल में इथाइल अल्कोहल मिला के रखते हैं तो ये बनता है डाइथाइल कार्बोनेट, इसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड का कोई ईस्टर ले लीजिए HCOOET इथाइल फॉर्मेट, इसमें आपका इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो आपके कम से कम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 कम हो जाएंगे बेटा, इथाइल फॉर्मेट है। देखो एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, अगर आपने CH3COOET लिया और इसको HCOOET से रिएक्ट करा दिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है यस 3, तो ये इनोलाइजेबल है क्या, इनोलाइजेबल है, आप कहेंगे यस सर। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस पे अल्फा कार्बन ही नहीं, तो क्या ये इनोलाइजेबल है, आप कहेंगे नो सर। इनोलाइजेबल अगर नहीं है तो ये कार्बेनियन नहीं बनाएगा। तो जैसे अपन ने किया था ना 1 on 1, एक फर्स्ट का कार्बेनियन फर्स्ट पे ही अटैक कर रहा है, फर्स्ट का कार्बेनियन सेकंड पे अटैक कर रहा है, फिर सेकंड का कार्बेनियन सेकंड पे ही अटैक कर, एल्डोल रिवाइज कर लो, सेम कहानी है। तो यहाँ एक हेडेक खत्म हो गई आपकी, क्या कि ये फर्स्ट कंपाउंड है और ये सेकंड है, तो सेकंड का इनोलेट या कार्बेनियन नहीं बनेगा तो 2 प्रोडक्ट तो कम हो गए ना। आप देखो यहाँ 4 की बजाय 2 ही बनेंगे, कैसे 1 on 1, फर्स्ट का कार्बेनियन फर्स्ट पे ही अटैक करे, शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा CH2 शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाया था, COOET शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था बेटा, क्या करते हैं इसका H, अब इसी के 2 मोल लेने पड़ेंगे, 1 on 1 है ना, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ये लीविंग ग्रुप लेके निकल जाएगी, तो इथाइल एसीटेट। दूसरा क्या होगा बताइए, सेकंड के ऊपर फर्स्ट के कार्बेनियन का अटैक, क्योंकि इसका कार्बेनियन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसका कार्बेनियन बनेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसका कार्बेनियन तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है। तो सेकंड पे फर्स्ट का अटैक, मतलब इसका H और इसका OET लेके निकल जाओ, तो क्या बनेगा HCO है ना, और इधर क्या आएगा CH2COOET, ठीक है साहब, नोट कर लीजिए। इसका नेम क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट, ये एसीटो है ना, इथाइल IUPAC भी लिख सकते हो, इथाइल एसीटो एसीटेट नेम लिखो। इथाइल एसीटो एसीटेट लिख लिया बेटा, ऐसे इसका IUPAC बना सकते हो 1 2 3, इथाइल 3 ऑक्सो प्रोपेनोएट, ये क्या होगा इथाइल 1 2 3 4, इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट, ओनली 2 प्रोडक्ट्स, कायरल सेंटर वगैरह भी नहीं है, ओनली 2 प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर दोनों इनोलाइजेबल ले लिए ना अलग अलग तो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, कम से कम इसमें एक हेडेक नहीं है यार, क्या कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है। तो एल्डोल में तो आफत हो गई थी, 10 प्रोडक्ट बन गए थे एल्डोल के, याद है, नहीं तो रिकॉल करके देख लो।
ठीक है भाई, तो ये होता है क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो क्लेजन कंडेंसेशन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाउ एग्जामिनर विल आस्क यू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लेजन कंडेंसेशन। एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, फिर हम इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन पे चलते हैं। ठीक है, इन रिएक्शन को इतना डीप पढ़ना ही पड़ेगा जेईई एडवांस्ड के लिए, क्योंकि पैसेज आते हैं, पैसेज में 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेटा वो पूरा आपका नॉलेज चेक कर लेगा। देखो कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे कहेगा CH3CO OC2H5, इसको कहेगा C2H5ONA, सॉल्वेंट दे देगा इथाइल अल्कोहल और कहेगा एक प्रोडक्ट बना A। ठीक है, फिर आपसे कहेगा जो प्रोडक्ट बना उसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए तो बना B, फिर कहेगा इसको हीट कर दो, आए हुए क्वेश्चन IIT में, तो बना C, तो कहेगा A, B और C आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है बेटा, तो A, B और C को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। पहले तो ये क्लेजन कंडेंसेशन है, देखते ही पहचान आ जाना चाहिए कि ईस्टर लिया है और अल्फा हाइड्रोजन है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, सबसे पहले आप इसके 2 मोल लीजिए। वो देगा नहीं आपको कि बेटा ऐसे लिख के नहीं देगा कि 2 मोल ले लो, वो आपको खुद डिसाइड करना है ना। इतनी केमिस्ट्री आपको खुद आनी चाहिए। CH3CO C2H5 और आपने ले लिया C2H5ONA, ठीक है, माइनस प्लस। तो सीधा ट्रिक से सॉल्व करो, क्या करोगे, इसका एक H और इसका लीविंग ग्रुप निकाल दो। अब वहां पे मैकेनिज्म नहीं लिखना है, इसका एक H और उसका लीविंग ग्रुप मैंने निकाल दिया। क्या बन गया बच्चों, CH3CO और CH2CO OC2H5, समझ गए। और इसके बाद क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल निकल गया। अब वो ये A बन गया आपका, इथाइल एसीटोएसिटेट। क्या नाम है इसका, इथाइल, नेम लिख लीजिए, नेम से भी बहुत परेशान करते हैं। इथाइल एसीटोएसिटेट, या इसका एक और कॉमन नेम है एसीटोएसिटिक ईस्टर। एसीटोएसिटिक ईस्टर, ये एसीटो मैंने बताया था आपको IUPAC में, एसीटो ये एसिटिक एसिड का इथाइल ईस्टर, तो एसीटोएसिटिक ईस्टर या IUPAC आपको बताइए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कही गई है, आपको मैंने सिखाया था ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल होती है। कैसे हाइड्रोलाइज होगा ये ईस्टर, वाटर का H इधर OH इधर, क्या आ गया CH3CO CH2 और CO OH, ये लो साहब बीटा कीटो एसिड बन गया, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल, ये बन गया B। अब इसको एक हीट करने को बोला है। एक जरा हिंट लिखिए, तो कॉपी में मार्जिन पे हिंट लिखो, ट्रिक है उसे याद भी रखो, और उस ट्रिक का मैकेनिज्म हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। लिखिए जरा ध्यान जल्दी से, देखो बहुत आता है ये पॉइंट, मार्जिन पे लिखिए बीटा कीटो एसिड्स, देखो बीटा कीटो एसिड्स ऑन हीटिंग अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन इजीली। बीटा कीटो एसिड्स ऑन हीटिंग अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन इजीली, क्यों, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे। ठीक है, तो इसको हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी CO2 निकल जाती है। देखो तो क्या बन गया, ये H यहाँ लग जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आया आपका CH3CO CH3 एसीटोन और CO। कभी भी ध्यान रखना कि अगर बीटा कीटो एसिड को हीट करने को बोला गया तुरंत CO2 निकाल दीजिए। तो बेटा ये सब पूछा जाता है पेपर में, ये है प्रोडक्ट C। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट C। क्लियर हो गई बात, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। ओके, अब लिखिए इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन की स्टडी एक दूसरे साइंटिस्ट ने की थी, डिकमैन। तो ब्रैकेट में लिख लो डिकमैन साइक्लाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेईई एडवांस के लिए, बस साइक्लाइजेशन ओनली फॉर जेईई एडवांस्ड। ये इतना सिरदर्द नहीं पूछा जाता नीट जेईई मेंस में, मेंस में अब प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, डिकमैन साइक्लाइजेशन मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। ये कब होता है, लिख लीजिए,
मेनली अकर इफ 5 और 6 मेंबर रिंग, जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल था वैसे इंट्रामोलिकुलर क्लेजन है। देखिए इट अकर मेनली अकर इफ 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म। देखो जैसे मान लो आपके पास एक ईस्टर है COET, CH2 होल 4 एंड COET, कितने कार्बन है 6, एडिपिक एसिड का ईस्टर है, डाईइथाइल एडिपेट है। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लिखो डाईइथाइल एडिपेट ईस्टर, एडिपिक एसिड का ईस्टर, या यूपीएससी भी कर सकते। ठीक है भाई, 1,6 डाई कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, डाईइथाइल 1,6 डाई कार्बोक्सिलेट। इसको अगर ETO माइनस, वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो लीविंग ग्रुप है वही ETO माइनस सॉल्वेंट ETOH के साथ रिएक्ट कराया जाए, हीट किया जाए, ट्रिक वही रहेगी लेकिन इंट्रामोलिकुलर ट्रिक रहेगी। कैसे मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ बेटा। देखो COOET, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट कार्बन है, इसके बाद 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फिफ्थ कहाँ है, ये रहा COOET, मैंने इस तरीके से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे लिख के अब अपनी ट्रिक लगा लो। अल्फा कहाँ है, मान लो ये अल्फा है सपोज, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दो हैं, हमें 2 तो कम से कम चाहिए, तो ये H और ये लीविंग ग्रुप मैंने निकाल दिया, और बाकी जिस कार्बन से H निकाला उस कार्बन को इस पे अटैच कर दो। देखो कितनी मेंबर रिंग बनी, देखो ध्यान से, ये बना दी मैंने, कितनी मेंबर बनी, 5 मेंबर। वैसे ही लगा लेना था हिसाब, समझ गए, 5 मेंबर रिंग, ये लो साहब 5 मेंबर रिंग, यहाँ कीटो, ठीक है, और जिसने अटैक किया था उस पे क्या लगा हुआ है, उस पे लगा हुआ है ईस्टर ग्रुप। तो चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं। एल्डोल चेक करने के लिए क्या देखते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्लेजन का प्रोडक्ट चेक करने के लिए देखते हैं बीटा कीटो ईस्टर। अगर बीटा कीटो ईस्टर बनाया है तो आपका आंसर सही है, ये हो गया रिएक्शन। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे नहीं साहब अभी मेरा मन नहीं भरा है, हाइड्रोलाइज करो, हाइड्रोलाइज कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर वो कहे करने को तो ही करना, ये मैं अब नई थ्योरी बता रहा हूँ। ये देखो बीटा कीटो एसिड, और कहे इसको हीट कर दो तो CO2 निकाल देना चुपचाप, ये आ गया साइक्लोपेंटेनोन। वो चाहे तो आपसे इसमें एल्डोल करवा सकता है। जेई एडवांस वाले बच्चे बहुत आपको अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, ध्यान रखिए, ठीक है भाई, आपको अपनी रेंज बहुत बढ़ानी पड़ेगी। इसमें एल्डोल भी कराया जा सकता है डाइल्यूट में। चलो मैं प्रैक्टिस लूंगा बाद में ये, और तो फिर आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। फिलहाल तो ये इंट्रामोलिकुलर आपने देखा, क्लेजन कंडेंसेशन देख लिया, और एक दो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, यू विल हैव फन। ठीक, नीट वाले बच्चे इस रिएक्शन को छोड़ सकते हैं, इसको डिकमैन को। बाकी क्लेजन थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, समझ रहे हो, शॉर्ट ट्रिक से रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। आपको ये इतना पता है कि रिएक्टेंट कौन, प्रोडक्ट कौन, इंटरमीडिएट, कार्बेनियन, जय हिंद जय भारत, कोई जरूरत नहीं। आइए एक बढ़िया रिएक्शन कराता हूँ क्लासिकल। जैसे मान लो यहाँ पे N है नाइट्रोजन, CH2 COOET, और यहाँ पे भी है COOET, ठीक, ये इसमें अगर उसने कहा आपसे कि ETO माइनस और ETOH, अब बड़ा रिस्की है ये, कैसे, इसके अल्फा हाइड्रोजन को और इसको निकाल दें, एक तरीका, या इसके अल्फा हाइड्रोजन को और इसको निकाल दें, लीविंग ग्रुप को। भाई दोनों ईस्टर ही तो दिए हैं यार, तो सिमेट्रिकल थोड़ी है, यहाँ तो नाइट्रोजन लगा के फंसा दिया चक्कर आपको, तो अब आप पेपर में बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। क्या इससे ट्रिक आती थी, लेकिन हमें तो ये पता था कि अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं जो इसके पास है, उस हाइड्रोजन को इसके साथ निकाल दो। अब यहाँ पे दो तरीके से समझाता हूं मैं। पहला, यहाँ केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, हमें इस बेस के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एक बात। दूसरा, ये जो हाइड्रोजन है आप देख रहे हो, ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइड कार्बोनाइल ग्रुप और एक साइड नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो जब बेस आएगा ना वो इसी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, समझ गए। तो आप शॉर्ट ट्रिक अब लगा सकते हो, ये वाला H जाएगा, ये H नहीं जाएगा, यहाँ पे जो H है ना ये नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे सिर्फ कार्बोनाइल का प्रेशर है, इस पे 2 साइडेड प्रेशर है, कार्बोनाइल एंड नाइट्रोजन, समझ रहे हो। तो ध्यान से देखना,
अगर इसका H और ये लीविंग ग्रुप निकाल दो और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। अब जरा ध्यान से देखना, मैं प्रोडक्ट देख के दिमाग घूमने वाला है आपका। सुनो, यहां है नाइट्रोजन। अब इस पार्ट को हमें अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है। देखिए C डबल बॉन्ड O अंदर ले आया मैं। फिर यहाँ क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH बचेगा, CH और COOET बचेगा, COET। ये पूरा अंदर लिख लिया, CH एक H तो गया, CH COET। ये देखो ये प्रोडक्ट और ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, अंदर लिख लिया बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। क्या बन जाएगा देखो, थोड़ी रिंग बड़ी बना लेंगे। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और इधर क्या बचेगा, यहाँ तो N है और यहाँ क्या बचेगा CH और बोलो COOH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो गई ईस्टर की। ये दिख रहा है यहाँ पे क्या रहेगा, बोलो COET रहेगा, बस अंदर लिख लीजिए और कुछ नहीं बेटा। इधर लिख देते हैं COOET। लो, अब ये हो गया अल्फा बीटा कीटो एसिड। इसको हीट करो, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और क्या बनेगा देखो N, ये CO2 निकल जाएगी, एक कार्बन, दो कार्बन अंदर है CH2 और यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है। अभी अगर एग्जामिनर का मन अभी भी नहीं भरा तो अभी आपसे कहेगा इसका जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl डाल दो, यानी क्लेवेंशन रिडक्शन। तो देखो क्या लेके चले थे और क्या मिल रहा है आपको, बहुत आनंद प्राप्त होगा। ये लो भाई, ये प्रोडक्ट है फाइनल। दिस इज क्लास JEE एडवांस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। JEE एडवांस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं बेटा, दम निकाल लेगा वो आपकी, मतलब हल्के में मत ले लेना JEE को, समझ रहे हो। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शंस आप करा सकते हो। जैसे मान लो एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड मान लीजिए ये दिया हुआ है COOET और COOET, ये आपका कंपाउंड देगा और कहेगा ETO माइनस। दिस सेक्शन इज ओनली फॉर JEE एडवांस्ड डियर स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे सर ऐसा है क्या, इसको अभी हम निपटाते हैं। कहोगे हीरा अल्फा, इसका H और इसको निकाल देंगे और हम रिंग बना देंगे। क्या 3 मेंबर्ड रिंग अलाउड? नहीं। अब इसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर होगा, दो जोड़ने पड़ेंगे लाके। क्योंकि अगर आपने यहाँ का H और ये लीविंग ग्रुप हटाया और इसे जोड़ने की हरकत की तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जो कि अलाउड नहीं है। तो यहाँ का प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे इसको। इसमें ध्यान रखें इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा, इसमें जो साइक्लाइजेशन है वो इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा। तो लिख लीजिए, यहाँ लिख लो हिंट, नो इंट्रामोलिकुलर collision condensation CC because 3 membered ring, strained 3 membered ring is formed। तो फिर क्या करें, फिर आप इसके 2 मोल ले लीजिए। मिनिमम एडिपिक एसिड का ईस्टर चाहिए इंट्रामोलिकुलर कराने के लिए, 6 उससे 5 बनाता, सोचो आप। COOET एक ये ले लिया और दूसरा भी ले लो COOET और COOET, ये समझिए। और इसको आप लेके रिएक्ट कराओ किसके साथ, ETO माइनस के साथ। अब सुनो करना क्या है, अब आपको जोड़ना सिखाता हूं। इसका H अल्फा है ना, दो है, टेंशन नहीं लेना है। ये H और ये ETO निकाल दो और यहाँ का H हो जाएगा काम। कैसे रिंग बनेगी ये सोच लेना बेटा, नहीं पता पड़ा पंगे हो गए। कितने मेंबर रिंग बन रही है देखो। इसका अपन क्रॉस भी करा सकते हैं वैसे, इसका H लेके इसको निकाल दें, कुछ डिफरेंस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा साहब, मैं बताता हूँ। इधर का H और ये ET निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर दोनों एक ही जगह से H निकाल दोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना अगल बगल में आ जाएंगे,
रिपल्शन कॉज करेंगे, इसलिए मैंने एक इधर का एक इधर का लिया। आप दोनों एक जगह से निकाल के देखना, प्रोडक्ट अनस्टेबल बनेगा। अब सुनो बना क्या भाई, पहले वो सोचते हैं। ये आपका सी डबल बॉन्ड हो, यहां पे ये अटैच होगा, 1 2 3, ये देखो 6 मेंबर रिंग बन गई कैसी। यहां पे है सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला। फिर चलो सी डबल बॉन्ड ओ ये है, फिर अपन इसको इधर ले लेते हैं CH2 और क्या है, इस CH2 पे, सॉरी CH2 इस CH2 पे क्या लगा हुआ है, COOET। फिर ये वाला CH2 अटैच हो गया इस कार्बोनाइल कार्बन पे आके, ये देखो इसको, ये H निकला इसके साथ और ये कार्बन यहाँ अटैच हो जाएगा। देखते रहना ध्यान से, नहीं तो मैकेनिज्म लिख लो। फिर आगे बढ़ो CH2, ये CH2 और ये देखो जाके उस पे जुड़ गया है, ये देखो, और यहाँ पे ये लगा हुआ है CO। तो मैंने क्रॉस क्यों लिए पता है आपको, एक H इधर का एक H इधर का, जिससे दूर रहे। अगर आप लोग ट्राई करना, आप लोग क्या करना ना, दोनों H इधर के ही ले लेना, 2 ET इधर के ले लेना, देखना कैसा प्रोडक्ट बनता है। अब अगर एग्जामिनर बोलता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करो, कर दो बच्चों। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है पता है, ईस्टर की, H इधर OH इधर, H इधर और OH इधर, क्या आ गया देखो, C डबल बॉन्ड O और ये COH और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे COOH। ये देखो अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड बन गया। अब आपसे कहेगा कि इसको हीट करो, क्या करो, हीट करो। हीट करेंगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन कर दीजिए इसका हीट करके, तो हीट करके जो प्रोडक्ट आएगा देखो, यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2 गई, क्या बना, ये बन गया। और बाद में कहेगा इसका क्लेमेंशन रिडक्शन कर दो, तो इतनी मेहनत के बाद आपके पास जो आउटपुट आएगा, अगर इसका कहा जाए क्लेमेंशन रिडक्शन, आप लोग लाइन से लिखिए, जिंक अमलगम और HCl, तो सीधी सीधी कहानी साइक्लोहेक्सेनोन। तो क्या लेके चले थे और क्या बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ जेई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं, मतलब इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप जो ऑफ रिएक्शंस हैं वो जेई एडवांस्ड के लिए ही हैं। नीट के स्टूडेंट्स इग्नोर करें, यही मेंस वाले सीख। अब मेंस वालों को एडवांस देना है तो मेहनत करो, नहीं तो सिंपल ट्रिक से जितना सॉल्व होता है कर लीजिए, ठीक है। बट जेई एडवांस्ड स्टूडेंट कांट अफोर्ड टू मिस इट, ठीक है भाई। तो नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट करें। तो after Dickmann cyclization, our next miscellaneous reaction will be Beckmann's rearrangement, dear students. ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। कीटोऑक्सीम्स यानी कीटोन के ऑक्सीम्स on treating with dilute H2SO4 or boron trifluoride or benzene sulfonyl chloride, any reagent that can convert OH to a good leaving group, ध्यान रखना, PHSO2Cl या टोसाइल क्लोराइड या आपका SO2 से भी चल जाएगा काम, या PCl5, इसमें से कोई भी रिएजेंट से रिएक्ट करा दें। तो देखिए कीटोऑक्सीम्स ऑन ट्रीटिंग विथ these reagents undergo rearrangement reaction to give substituted amides, undergo rearrangement reaction to give substituted amides. This reaction is called Beckmann's rearrangement, ठीक है। एटलीस्ट आपको किस रिएक्शन में क्या होता है ये पता होना चाहिए, कैसे होता है वो तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊं ऑक्सीम्स क्या होती हैं, तब तो रीअरेंजमेंट करोगे। वैसे आपको मालूम है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीम्स कैसे बनाई जाती हैं, आपको मालूम है। एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं ले रहे हैं, H माइग्रेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो कीटोन ले लिया मैंने, डैश लगा दिया टू डिस्टिंग्विश, NH2OH। और इसमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराएं तो रिएक्शन क्या होती है, वाटर निकल जाएगा, आपको पता है। अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ मैंने रिएक्शन बताया था आपको, RR-C डबल बॉन्ड NOH, दो प्रोडक्ट बनेंगे सिन और एंटी।
ये सिन टू आर है, एंटी टू आर डैश है, और दूसरा OH, और ये इधर हो जाएगा। ये सिन टू आर डैश है, एंटी टू आर है, दो प्रोडक्ट बनेंगे सिन एंटी, समझ रहे हो? तो ये होता है बेटा ऑक्सीम है ये, तो इनको कहते हैं कीटो ऑक्सीम, है ना, कीटो ऑक्सीम्स। ऑक्सीम्स वो कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड NaOH ग्रुप होता है। अब बैकमैन्स रीअरेंजमेंट क्या है एक्चुअली? बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में इन्हीं ऑक्सीम्स को, जैसे मान लीजिए आपने ये वाली ऑक्सीम ले ली NOH, और इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया, तो ये रीअरेंज हो जाता है विद इन सिस्टम और प्रोडक्ट बना देगा ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। क्या बनाएगा? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये अमाइड सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब ये कैसे होता है रीअरेंजमेंट, क्या है, ये समझने के लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। देखिए मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में ही मैं आपको एग्जाम ट्रिक बता दूंगा। मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट लिखो, हमेशा याद रखना, जो ऑक्सीम आपको एग्जामिनर ने दी है, जैसे ये लिख के दिया है, तो कैसे पता करना है कि एमाइड कौन सी बनेगी? ट्रिक सुनो, इस रिएक्शन में OH के अपोजिट वाला ग्रुप ही माइग्रेट करता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस रिएक्शन में नहीं देखनी है। जैसे पिनेकोल पिनेकोलोन में हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को माइग्रेट कराते थे, यहाँ कुछ नहीं, जो OH के अपोजिट है वही माइग्रेट करेगा। उसकी रिलीजिंग टेंडेंसी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम साइड से रिपल्शन होता है। तो इसमें देखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस रिएक्शन ऑलवेज द ग्रुप अपोजिट टू OH migrates. In this reaction always the group opposite to OH migrates irrespective of its migratory aptitude. Irrespective of its migratory aptitude. जैसा मैंने पहले बताया था, सिंस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो रीअरेंजमेंट स्टेप ही RDS होगी, और अगर आपके R डैश के पास कायरल सेंटर है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ रीअरेंजमेंट होगा। देखिए सेकंड पॉइंट लिखो, इन दिस रिएक्शन rearrangement of या migration of group from carbon to nitrogen, देखो कार्बन से घूम के नाइट्रोजन पे आ गया, from carbon to nitrogen, migration of group from carbon to nitrogen is RDS, is rate determining step, and if the migratory group is having chiral center, rearrangement occur with retention of configuration। मतलब जैसे मान लो, अब मैकेनिज्म समझाता हूं, जैसे C डबल बॉन्ड O R डैश, इसका मैंने ये ऑक्सीम ले लिया NOH, और यहाँ लोन पेयर छोड़ देते हैं, ठीक है। हमेशा जो ग्रुप है ना, ये यही माइग्रेट करेगा, ये फिक्स है, जो अपोजिट एग्जामिनर ने दिया है उसी को माइग्रेट कराना है। ऐसा सबसे पहले आएगा H+, ये बैठे ही हैं इसके लिए, तुरंत पकड़ लेंगे अगर RCR डैश, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH2+, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो। इन सब का काम ही यही है कि इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलो। अब बेटा इधर से ये तो नहीं आ सकता ना, अपोजिट ग्रुप आएगा, ये यहाँ से माइग्रेट होता है और ये लिविंग ग्रुप भी पार्ट कर जाता है, क्योंकि अगर ये भाग गया तो इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ तक, इसमें ये आपका RDS है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और बन क्या गया RC डबल बॉन्ड NR डैश, यहाँ लोन पेयर, इस पे आ गया प्लस, कार्बन पे प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई। अब जो वाटर निकला था यहाँ से, क्या निकला था बताओ, H2, तो ये वाटर आके आपके प्लस साइड पे अटैक करेगा यहाँ पे, और फिर इस O पे प्लस आएगा, क्या कहते हो, देखो ध्यान से, RCO, एक काम करें, O पे प्लस आएगा, -H कर देते हैं, H निकल गया, तो यहाँ आ गया OH डबल बॉन्ड NR डैश, ये इनॉल टाइप कंपाउंड है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा टॉटोमेरिक चेंज, ये इधर, और अब आपका आ गया प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O NHR डैश, H यहाँ आ जाएगा,
ये डबल बॉन्ड N पे माइनस आएगा, H प्लस के फॉर्म में यहाँ लग गया। ये है बेटा आपका प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब डायरेक्ट कैसे करना है पेपर में वो सुनो। डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे मान लो ये नोट कर लो, पहले मैकेनिज्म नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे निपटना है ऐसी रिएक्शन से। अगर ये आ जाए तो ऑक्सीम आ गई, कैसे निपटना है देखो। जैसे मान लो लिखिए मैकेनिज्म, एग्जाम में बताता हूँ आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। सपोज दैट आपके पास एक कंपाउंड है PHCOCH3 एसिटोफिनो, इसको कहता है हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कराओ एसिडिक मीडियम में, तो आप कहोगे ठीक है सर PHCOCH3, यहाँ आ जाएगा NOH, एक ये बना सिंटोफिनाइल, और एक और बनेगा PHCCH3, दो बनेंगे ना डबल बॉन्ड NOH, लोन पेयर होता है। समझे कि नहीं मेरी बात, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सिन और एंटी बन गए। अब ये सिन 2 है, मिथाइल है, एंटी 2 फिनाइल है। अब वो कहता है इसमें PCl5 डाल दो, या इसमें से कोई भी रिएजेंट डाल दो। अब ट्रिक सुनो क्या करना है, ध्यान से सुनो। इसको हटाना है, इसके अपोजिट वाले ग्रुप को यहाँ लाना है, और यहाँ O लगा देना है जो वाटर अटैक करता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, PHCO और NHCH3, ये बन गया। इसके अपोजिट वाले ग्रुप को N पे ले आया मैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया, खेल लो डायरेक्ट। नाम लिख लो N मिथाइल बेंजामाइड, और अगर इसमें डाला तो PCl5 या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, कुछ भी डाल दीजिए बेटा, इनमें से कोई भी, PCl5 कुछ भी डाल दीजिए। तो क्या होगा बोलो, अब कौन माइग्रेट करेगा, फिनाइल, यानी आपका CH3 यहीं बचेगा। OH के अपोजिट ग्रुप को माइग्रेट कराना है, यहाँ O लगा दो, और NH, और कौन माइग्रेट करके आ गया, PH, इसका नाम लिखो N फिनाइल एसिटामाइड। क्या है ये, N फिनाइल एसिटामाइड, ये डायरेक्ट रिएक्शन होने लगी। इसका नाम लिखो N मिथाइल बेंजामाइड, और ये है N फिनाइल एसिटामाइड, ये डायरेक्ट ट्रिक हो गई। तो कभी अगर ऐसे दे देगा ना ये, और कहे कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, या कोई A लिख दिया और फिर कहे PCl5 डाला, तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2। लेकिन अगर ये बना के दे दे कि इसमें ही कराना है, तो एक प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रुप हमेशा अपोजिट माइग्रेट करता है। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, प्लीज ट्राई इट। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन सॉल्व करिएगा जरूर। देखते हैं, ये JEE एडवांस्ड के लिए, ठीक है। दिस होमवर्क इज ओनली फॉर JEE एडवांस्ड। इसको आपको पहले H प्लस से रिएक्ट करा के ऑक्सीम्स बनानी है, ठीक है, ऑक्सीम्स बनानी है। H प्लस से नहीं, सॉरी प्लीज वेट। इसको आपको NH2H हाइड्रोक्सिल अमाइन से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा के ऑक्सीम्स बनानी है, A और B, और A और B में फिर PCl5 या मान लो एसिड डाल के आपको C और D बनाना है। A और B दो क्यों बनेंगे, क्योंकि सिन एंटी आएगा। तो ये JEE एडवांस के बच्चों के लिए होमवर्क है, ट्राई इट, सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। तो ये हो गया बेटा बैकमेन्स रीअरेंजमेंट, मैंने आपको समझा दिया। इसमें जो एक वो पॉइंट बताया था, जैसे मान लो PH, एक सेकेंड एग्जाम्पल C, और यहाँ पे जो कार्बन है जिसको रीअरेंज होना है उस पर कायरल सेंटर है, मान लो मिथाइल H, और यहाँ पे मान लो D, सुनना ध्यान से, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड NOH है, और इसमें आपसे कहता है PCl5 डालो। तो इसका अपोजिट ग्रुप, ये पूरा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये पूरा ग्रुप माइग्रेट होके जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, R है तो वहाँ R रहेगा, S है तो S। कैसे देखो बनेगा क्या, डायरेक्ट ट्रिक बताओ। PH, इस कार्बन पे O लगा देना है, और N के पास कौन आ गया, NH के पास, बोलो ये ग्रुप आ गया C, जो ग्रुप जहां है वहीं रहेगा Me, और ये क्या, ये कहलाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं बार बार कहता हूं ना कि जो माइग्रेटिंग स्टेप है वो RDS है, और आपके सिलेबस में जो रिएक्शंस है उसमें अगर माइग्रेटिंग ग्रुप के पास कायरल सेंटर है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा जब अटैकिंग साइड पे कायरल सेंटर हो, वहां बैक से अटैक हुआ सपोज SN2 वगैरह में। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, ये आपकी बैकमेन्स रीअरेंजमेंट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग
और कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। टिल देन थैंक यू वेरी मच।